नमस्कार, देश प्रदेश के समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी और बुलेटिन का मकसद देश और प्रदेश से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचाना है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर जो है उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से है, क्योंकि बहराइच में आज क्या कुछ हुआ ये जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि 13 अक्टूबर की शाम को जो कुछ हुआ, विसर्जन जाते हुए जो जुलूस, उस पर जिस तरीके से हमला हुआ, पत्थरबाजी हुई और एक की मौत भी, उसके बाद क्या कुछ रहा, उस अपडेट के लिए सबसे पहले इस खबर पर नजर डाल लेते हैं। तस्वीरें यूपी के बहराइच की हैं, जो फिलहाल हिंसा की आग में जल रहा है। दुर्गा विसर्जन के दौरान हुई फायरिंग के बाद भड़की हिंसा में सोमवार को ही इलाकों में आगजनी हुई। गुस्साई भीड़ ने दुर्गा विसर्जन के दौरान हुई फायरिंग में मारे गए युवक की करीब 5 किलोमीटर लंबी शव यात्रा निकाली। रविवार को हरदी में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान डीजे बजाने को लेकर विवाद हुआ। एक समुदाय ने डीजे बजाने का विरोध किया, जिसके बाद बवाल बढ़ गया। आरोप है कि विसर्जन जुलूस को घेरा गया। आरोप है कि डीजे की गाड़ी को तोड़ दिया गया। आरोप है कि बात बढ़ने पर पत्थरबाजी शुरू हो गई। कई राउंड फायरिंग हुई, जिसमें 22 साल के रामगोपाल मिश्रा की मौत हो गई। पुलिस ने मुख्य आरोपी सलमान पर एफआईआर दर्ज की है। सोमवार को अब्दुल हमीद, सरफराज, फहीम, साहिल खान, ननकऊ और मारूफ अली पर भी एफआईआर दर्ज हो गई। इसके अलावा 4 अज्ञात के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने करीब 30 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। जी, अभी एक सलमान आइडेंटिफाइड है, इनका दुकान का घर थी जहाँ से फायरिंग हुई है, वो नामजद है। उसके अतिरिक्त अभी अज्ञात है, पहचान की जा रही है, परंतु वहाँ पे जितने भी संदिग्ध लोग हैं उन सभी को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। और जो भागे हुए हैं उनके लिए भी अलग से टीम्स लगा के उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम्स को डिस्पैच कर। बताया जा रहा है कि इस तस्वीर के कुछ ही देर बाद रामगोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक रामगोपाल मिश्रा के शरीर पर करीब आधा दर्जन गोलियों के निशान दिख रहे हैं। माथे पर घाव है और शरीर के कई हिस्सों पर चोट के निशान पाए गए। बहराइच में हिंसा के चलते वहां इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। जिले के डीएम खुद सड़क पर उतर आए और पीएससी फोर्स भी तैनात कर दी गई है। सोमवार को ही हिंसा की पूरी वीडियोग्राफी हुई है और पुलिस वीडियो से उपद्रवियों की पहचान भी कर रही है। तो मीडिया, सोशल मीडिया की हर खबर सच हो ये जरूरी तो नहीं, इसके लिए आपको जागरूक रहना बेहद जरूरी है। तो बहराइच हिंसा को लेकर क्या सवाल उठ रहे हैं, यह आपने देख लिया है। पुलिस हर एंगल की जांच कर रही है, केस दर्ज हो गया है और फरार आरोपियों की तलाश जारी है। अब अगली खबर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है, जो खुद पूरे मामले पर लगातार बराबर नजर बनाए रखे हुए। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बड़ी बैठक भी की और साथ ही अधिकारियों को निर्देश भी दिया है कि किसी भी दंगाई को बख्शना नहीं है। बहराइच में हुई हिंसा के तुरंत बाद ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में आ गए थे और सोमवार को सीएम योगी ने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम योगी खुद मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सीएम ने दंगाइयों से सख्ती से निपटने के आदेश दिए हैं। सीएम का आदेश, आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो, माहौल बिगाड़ने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। सीएम ने आदेश दिया है कि जिनकी लापरवाही से घटना घटी उन्हें चिन्हित कर कार्रवाई होगी। सोमवार को हालात संभालने के लिए सीएम योगी ने एसटीएफ चीफ अमिताभ यश को बहराइच भेजा और बहराइच पहुंचते ही अमिताभ यश तुरंत एक्शन में आ गए और उपद्रवियों को काबू में करने के लिए हाथ में पिस्टल लेकर उन्हें दौड़ाते नजर आए। सीएम योगी के निर्देशानुसार गृह विभाग के सचिव संजीव गुप्ता भी मौके पर पहुंच गए हैं।
वहीं बहराइच में दुर्गा पूजा के जुलूस के दौरान हुए तनाव पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही। उन्होंने कहा कि किसी भी कानून को तोड़ने की इजाजत किसी को भी नहीं है। उनसे किसी को भी खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं है। जो भी दोषी होगा, जांच चल रही है, कड़ी कार्रवाई होगी। स्थिति सामान्य है और दोषियों की पहचान की जा रही है। अनुशासन का पालन करवाने में यदि पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों को भी लापरवाही पाई गई तो उन पर भी कड़ी कार्रवाई। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। हर स्थिति में लोगों को कल्याणकारी कानून व्यवस्था वाला राज्य की सरकार प्रदान करेगी। बहराइच की घटना को लेकर कुछ सवाल भी उठ रहे हैं और कुछ ऐसे संकेत भी मिले हैं जो साजिश की ओर इशारा भी करते हैं। छतों पर कांच की बोतलें क्यों थी? घरों के बाहर पत्थर इकट्ठा क्यों थे? क्या पहले से ही विसर्जन जुलूस पर हमले का प्लान था? अचानक से विसर्जन जुलूस को घेरने के लिए इतनी भीड़ कहां से आई? जुलूस पर हमले के लिए धारदार हथियार अचानक से आए या पहले से थे? पूरे मामले में पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव है और उससे पहले इस तरह की हिंसा होना क्या साजिश है या एक महज संयोग है? ये सवालों के घेरे में है। तो विसर्जन, पथराव और मौत को लेकर धीरे धीरे सियासत भी होने लगी है। बहराइच हिंसा की खबर अब पूरे देश में चर्चा का कारण बन गई। एक तरफ ऐसी घटनाएं दुखद है, लेकिन दूसरी तरफ सियासी वार पलटवार का खेल भी लगातार चलने लगा है। कुछ सवाल है जो बेहद अहम है। सबको पता है कि यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। सवाल यह भी है कि क्या उपचुनाव से पहले ऐसी हिंसा साजिश है या फिर महज एक हादसा? एक रिपोर्ट देखिए आप। एक तरफ बहराइच हिंसा की आग में जल रहा है और इसका असर पूरे प्रदेश में दिख रहा है, लेकिन इन सब के बीच इस पर सियासी वार पलटवार भी जारी है। अखिलेश यादव ने बहराइच हिंसा को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोल दिया है, तो बीजेपी ने भी आरोपों पर पलटवार किया है। जो घटना हुई है वो दुखद है और किस कारण हुई है प्रशासन, शासन और हमारे प्रेस के साथी आप सब जानते हैं। सरकार को न्याय करना चाहिए। एक चौकी इंचार्ज या वहां पर मौके पे कोई और छोटा अधिकारी हट जाए, उससे कानून व्यवस्था नहीं संभलेगी। जिस समय ये प्रोसेशन निकलने का काम शुरू हुआ, कम से कम प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि जो प्रोसेशन निकल रहा है उसका रूट क्या है, रूट में पूरी सुरक्षा है कि नहीं है, पर्याप्त पुलिस है कि नहीं है, और उसके साथ साथ उन लाउड स्पीकर्स पे क्या बजाया जा रहा है। अगर ये बात मैं कहूँ तो हो सकता है सरकार कुछ और बात कहे। देखिए, इस पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बहुत कड़ाई के साथ कहा है कि जिन लोगों ने भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मगर एक बात और गंभीरता से सोचिए कि ये किसकी ताकत बढ़ गई है जो पिछले कुछ समय से इस ढंग की घटनाएं देश में बढ़ रही है। ये मैं देश के विचार के लिए सोचता हूं। जो लोग कहते थे ना कि पिछले कुछ महीने से कुछ ताकत बढ़ गई, कुछ शक्तियों की, ये कौन सी शक्तियां थी जिनकी ताकत बढ़ी है? ये कौन सी शक्तियां हैं जो भारत को कमजोर करना चाहती हैं? आर्थिक आधार पर भी, सामाजिक आधार पर भी, सांस्कृतिक आधार पर भी। ये सब कहीं न कहीं उन्हीं शक्तियों के टूल बने हुए हैं जो ये घटनाएं हैं। उधर कांग्रेस ने भी सपा के सुर में सुर मिलाते हुए बीजेपी पर हमला किया, तो यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने भी इशारों ही इशारों में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर सवाल उठा दिए हैं। इन्होंने पुलिस के द्वारा एक हत्या कराई गई है कल लखनऊ के अंदर, यही सब चीज़ें, बनारस के अंदर लाठी चली है, अभी बहराइच के अंदर दंगा करा रहे हैं, तो ये पूरी तरीके से भाजपा के उसमें शामिल है और भाजपा के जंगल राज कायम है। हम भारतीयों को समझना चाहिए कि जिस एक विशेष वर्ग को संरक्षण देने वाली जो पार्टियां हैं वो किस तरीके से उनके साथ बयान जारी करें। ये आखिर क्यों है कि आखिर हम शांतिपूर्वक जो त्यौहार मनाया जाता है, कभी हम उनके त्यौहार में अशांति फैलाते हैं तो
तो अगर इस त्योहारों में अशांति फैलाने वाले लोगों का संरक्षण देते हैं तो उसका जवाब नहीं देना चाहिए। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। ऐसे में बहराइच में जो हिंसा की आग लगी है उसने सियासी शोलों को और हवा दे दी है। तो बहराइच की इस घटना पर सवाल तो खड़े ही हो रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की सिर्फ उत्तर प्रदेश की बहराइच की बात नहीं है, देश के अलग अलग राज्यों अलग अलग जिलों में भी ऐसी घटनाएं सामने आई। अब सवाल ये उठता है कि भारत की, चाहे हम सामाजिक शक्ति की बात करें, आर्थिक शक्ति की बात करें या सांस्कृतिक शक्ति की बात करें, आखिर कौन से वो लोग हैं जो निशाना बना रहे हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ऐसी एक बड़ी खबर पर नजर डालेंगे। मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी। हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में। रोमांस तो हमारे जमाने में होता था। पेमेंट भी उसी जमाने का है। अरे भैया डिजिटल पेमेंट करना सीखिए नए जमाने में। इजी, सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने ये सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है। आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। हर घर के खाने की शान, खुशबूदार बैद्यनाथ गाय का देसी घी, शुद्ध भी स्वादिष्ट भी। सर 50,000 एडवांस। पर इतना कैश तो हम नहीं लाए और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा डोज। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है, आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है। आपने, क्योंकि आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। तो लगातार विसर्जन से जुड़ी खबरों पर बात करेंगे। अब इस समय महाराष्ट्र से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र में से जुड़ी बड़ी, क्योंकि अब से कुछ ही दिन बाद कहा जा सकता है वहां पर चुनाव होने, और इस समय इससे बड़ी जुड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही कि महाराष्ट्र में एक बड़ी बैठक चल रही थी। लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर पर नजर डाल लेते, क्योंकि लगातार हम विसर्जन और उस पर हुए पथराव की बात कर रहे हैं। दुर्गा विसर्जन के दौरान श्रद्धालुओं पर पश्चिम बंगाल पर हमला होता है। हमले और पत्थरबाजी के सामने घटना जो है सामने आती है, जिसको लेकर वहां की सियासत गर्मा जाती है। सवाल यह भी है कि पूरे देश में इस बार जिस तरह से दुर्गा पंडालों और दुर्गा विसर्जन के दौरान हमले हुए, वो क्या किसी साजिश का हिस्सा है या फिर एक बढ़ती हुई सियासत की तरफ इशारा करते हैं। ये तस्वीर बहराइच की नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल की है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल के हावड़ा के उलबेरिया इलाके में दुर्गा पूजा के मौके पर हिंसा फैल गई है। पंडाल में तोड़फोड़ और उसके बाद भड़की हिंसा से पूरे इलाके में तनाव है। हालात पर काबू के लिए पुलिस की तैनाती भी हुई है और अब तक करीब 30 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी पश्चिम बंगाल में हावड़ा के श्यामपुर क्षेत्र में कई दुर्गा पूजा मंडपों और हिंदू भक्तों पर हमले हुए हैं। उन्होंने कई दुर्गा प्रतिमा में आग भी लगाई है। विसर्जन के दिन उपद्रवियों की भीड़ घाट पर भी पहुंच गई और पथराव और आगजनी की। बंगाल के भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। ये सिर्फ बहराइच और पश्चिम बंगाल ही नहीं, इससे पहले भी ये घटना कई बार हो चुकी है जब दुर्गा पूजा पंडाल या जुलूस पर हमले हुए हैं। एक बार उन पर भी नजर डालते हैं। त्रिपुरा में दुर्गा पूजा से पहले ही हिंसा, गढ़वा में पत्थरबाजी, करीमगंज में मजहबी हिंसा, कुशीनगर में दुर्गा मूर्ति पर पथराव, कोलकाता में माइक की आवाज पर विवाद, गोंडा में दुर्गा पूजा के दौरान पथराव, बलरामपुर में दुर्गा पूजा पंडाल पर हमला, कौशाम्बी में विसर्जन यात्रा पर हमला, हावड़ा के श्यामगंज में हिंसा, बहराइच में हिंसा, हिंदू युवक की हत्या। दुर्गा विसर्जन और पंडालों पर यूपी से लेकर बंगाल तक हमले हुए हैं। इन हमलों को लेकर बीजेपी लगातार सोची समझी साजिश का आरोप लगा रही है। हर मामले की जांच हो रही है और हर एंगल से हो रही है।
ऐसे में उम्मीद है कि जल्द ही सच्चाई पर से पर्दा भी उठ जाएगा। और एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही, जहां महाराष्ट्र कोर ग्रुप की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद है। इसके साथ ही बैठक में महाराष्ट्र बीजेपी से जुड़े कोर ग्रुप के नेता शामिल हुए। साथ ही राज्य के चुनाव प्रभारी भी बैठक में मौजूद है। बैठक में महाराष्ट्र में सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे से जुड़े मसले पर चर्चा हुई है। तो समय की एक बड़ी खबर, महाराष्ट्र में आगामी चुनाव से जुड़े कई विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई और जो कोर ग्रुप की बैठक थी, बीजेपी महाराष्ट्र में कम से कम 150 से 160 सीट पर लड़ना चाहती है और इसीलिए कोर ग्रुप की बड़ी बैठक हुई। और इसके साथ साथ महाराष्ट्र बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक संपन्न हुई और आने वाले दिनों में चुनाव होना, इसको लेकर एक बड़ी बैठक चल रही थी। अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो देश प्रदेश में कुछ और बड़ी खबर पर नजर डालेंगे। उड़ रही जुल्फे घनेरी घटाओं सी, लूट लूट जाए हैं दिल कुड़ियों के। सुंदर घने और मजबूत बालों के लिए बैद्यनाथ महाभृंगराज तेल। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। और अब एक दूसरी खबर पर नजर डालते हैं, देश की है और बाबा सिद्दीकी के मर्डर केस से भी जुड़ी हुई है। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में खुलासा हुआ है कि निशाने पर सिर्फ बाबा सिद्दीकी नहीं थे और सबसे बड़ी बात यह कि आज एक और गिरफ्तारी हुई है, जबकि फरार 3 अपराधियों की तलाश अभी भी जारी है। क्या इस पूरे मामले का अपडेट इस रिपोर्ट में है। दशहरे के दिन एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले में अभी तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर अभी भी दावा किया जा रहा है कि शूटरों के निशाने पर सिर्फ बाबा सिद्दीकी नहीं थे, बल्कि उनका बेटा जिशान सिद्दीकी भी था। केस में जो तीसरी गिरफ्तारी हुई है वो हत्या की जिम्मेदारी लेने का पोस्ट करने वाले शुभम लोनकर का भाई प्रवीण लोनकर है। लोनकर भाइयों ने मिलकर ही धर्मराज कश्यप और शिव कुमार गौतम को साजिश में शामिल किया था। धर्मराज कश्यप पुलिस की गिरफ्त में है, जबकि शिव कुमार गौतम उर्फ शिवा अब भी फरार है। चौथे आरोपी मोहम्मद जिशान अख्तर की पहचान कर ली गई है। जिशान अख्तर ने ही आरोपियों को किराए का कमरा दिलाने में मदद की थी। बाबा सिद्दीकी हत्या केस में पुलिस ने कुल 6 लोगों को आरोपी बनाया है। शिव कुमार गौतम, मोहम्मद जिशान अख्तर और शुभम लोनकर फरार हैं। तस्वीर में बाईं ओर से पहले नंबर पर दिख रहा आरोपी शिव कुमार गौतम उर्फ शिवा है। तस्वीर में दूसरे नंबर पर दिख रहा आरोपी धर्मराज कश्यप है और बाईं ओर से तीसरे नंबर पर दिख रहा आरोपी गुरमैल है। इनमें गुरमैल और धर्मराज कश्यप को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि शिवा अभी फरार है। जबकि जो चौथे आरोपी की पहचान मोहम्मद जिशान अख्तर के रूप में हुई है, वो इन तीनों को बाहर से गाइड कर रहा था। अब इनमें जो आरोपी धर्मराज कश्यप है, इसकी तरफ से ये दावा किया गया था कि ये नाबालिग है, लेकिन इसका ये दावा झूठा निकला है। आरोपी धर्मराज कश्यप ने कोर्ट में नाबालिग होने का दावा किया था, जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी के बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट का आदेश दिया था। बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट में धर्मराज कश्यप के बालिग होने की पुष्टि हो गई है। अब धर्मराज को पुलिस मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश करेगी और कस्टडी या रिमांड की मांग करेगी। उधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सामने आए और आरोपियों को फांसी पर लटकाने की बात कही है। वहीं जो आरोपी प्रवीण लोनकर को मुंबई क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है, उसको कोर्ट ने 21 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। तो हम सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले और उस चुनाव से पहले कद्दावर नेता कहा जा सकता है बाबा सिद्दीकी की हत्या हो जाती है। बड़े व्यवसायी भी रहे हैं, कांग्रेस से भी जुड़े रहे हैं, बड़े जनाधार वाले नेता माने जाते हैं और ऐसे में उनकी हत्या हो जाती है तो कई बड़े सवाल, चुनाव भी आने वाले और इस चुनाव में इस सियासत पर भी कई तरीके के सवाल उठने लगे। लेकिन अब
एक और उपचुनाव की बात कर लेते हैं, वो है उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की। देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव, ऐसे में हिंसा का ये पैटर्न किसी गहरी साजिश की ओर भी इशारा करता है। जो अगली खबर हमने चुनी है वो उत्तर प्रदेश से और 10 सीटों के उपचुनाव से जुड़ी। उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने पहले ही 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। आज बीजेपी ने उपचुनाव को लेकर एक बड़ा ऐलान किया। इसको लेकर दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक हुई। बैठक में क्या कुछ हुआ उस पर एक रिपोर्ट है, लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने पहले ही 6 सीटों का घोषणा कर दी, कहा जा सकता है कि प्रत्याशी घोषित कर दिए, कांग्रेस पर एक बड़ा दबाव डालने की कोशिश की गई है। लेकिन एक रिपोर्ट देख लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने यूपी में 10 उपचुनाव के लिए बिगुल फूंक दिया है। उपचुनावों में बीजेपी की सीधी टक्कर समाजवादी पार्टी से है और सपा ने 10 सीटों में से 6 सीटों पर अपनी मोहरें फेंक दी हैं। इधर बीजेपी भी सभी 10 सीटों पर अपने रणबांकुरों के ऐलान के लिए फाइनल मंथन कर चुकी है, लेकिन ऐलान होना अभी भी बाकी है। उपचुनाव को लेकर दिल्ली में हुई बीजेपी की बड़ी बैठक में सीएम योगी के साथ गृह मंत्री अमित शाह भी रहे मौजूद। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर चली 1.5 घंटे बैठक में 9 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम लगभग फाइनल हुए। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को चौंकाया, उसे देखते हुए इस उपचुनाव में बीजेपी ना तो कोई रिस्क लेना चाहती है और ना ही किसी पर भरोसा जताना चाहती है। यही वजह है कि बीजेपी ने 10 में से 9 सीटें अपने पास रखने का फैसला लिया है। वहीं एक सीट वो जयंत चौधरी के आरएलडी को देने पर राजी हुई है। तो चुनाव और उपचुनाव वाले राज्यों में लगातार बैठकों का जो दौर है वो जारी। हमने महाराष्ट्र में देखा कि किस तरीके से एक बड़ी बैठक हुई। मकसद यही है कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। और वहीं पर उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की बात करें, यहाँ पर भी सियासी जो समीकरण है, सियासी जो गणित है वो बिठाया जा रहा है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारकर कांग्रेस पर एक बड़ा दबाव बनाने की कोशिश की है। लेकिन प्रदेश के बाद अब बारी है देश की खबरों की। दिल्ली में फिर एक बड़ा हादसा हो गया है। दशहरे का मेला देखने गए 2 भाइयों की बेहद मामूली बात पर कहासुनी हो गई। इसी कहासुनी में एक भाई की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। मामला दर्ज हो गया है, पुलिस जांच भी कर रही है और अपराधियों की तलाश भी जारी है। पूरी खबर देखिए आप। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो फुटेज में देखिए कैसे एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया गया और सब खड़े देखते रहे। ये घटना यमुना पार के हर्ष विहार थाना इलाके की है। यहाँ पर शनिवार शाम दशहरा मेला देखने गए 2 भाइयों पर रोड रेज में चाकू से हमला किया गया। इसमें एक भाई की मौत हो गई। घटना के दौरान वहां मौजूद भीड़ तमाशबीन बनी रही। यहाँ तक कि भीड़ में से किसी ने भी घायलों को अस्पताल तक नहीं पहुँचाया। मृतक की शिनाख्त अंकुर के तौर पर हुई है। मसला सिर्फ इतना था कि भीड़ के बीच ठीक से बाइक चलाने की हिदायत दी थी। क्या था पूरा मामला वो भी समझिए। दशहरे मेले में हुई युवक की हत्या। बाइक लगाने को लेकर हुई थी कहासुनी। बाइक सवार 3 बदमाशों ने किया हमला। 22 साल के अंकुर की चाकुओं से गोदकर हत्या। छोटे भाई के सामने बदमाशों ने की थी हत्या। भीड़ तमाशबीन बनकर देखती रही। छोटे भाई ने अंकुर को पहुंचाया अस्पताल। घटना स्थल पर जबरदस्त भीड़ थी। इसके बावजूद हमलावर दोनों भाइयों पर चाकू से हमला करते रहे, लेकिन किसी ने बचाने की जहमत नहीं उठाई। हालत ये थे कि खुद घायल होने के बावजूद हिमांशु अपने भाई अंकुर को ई रिक्शा में लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने अंकुर को मृत घोषित कर दिया। वहीं हिमांशु को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। पुलिस अधिकारी ने बताया कि अंकुर के छाती, पेट और जांघ पर चाकू के कई वार किए गए। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मृतक के भाई हिमांशु के बयान पर हत्या और हत्या की कोशिश की धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने अंकुर का शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की पहचान के लिए घटना स्थल के आसपास सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। तो ये खबर, यही टूटता सामाजिक ताना बाना है, यही टूटते संस्कार है, यही टूटती कमजोर होती शिक्षा है कि लोगों के अंदर धैर्य ही नहीं रहा है। सड़क पर न तो संतुलन है, न संयम है और शायद इसीलिए जो आज का युवा है
वो तुरंत बौखला जाता है और ऐसी घटना को अंजाम देता है। लेकिन एक और घटना है, वो भी है कानपुर से जुड़ी हुई। कानपुर में एक भीषण सड़क हादसे में कई लोगों की मौत हो गई। मरने वाले अधिकतर जो है छात्र हैं। ये खबर हम सबको सावधान करने वाली है कि सड़क पर गाड़ी चलाते समय हल्की भी सावधानी हटती है तो पूरा परिवार गम के सागर में डूब जाता है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि गाड़ी चलाते समय ये सड़क पर चलते समय सावधान रहें। कानपुर में आज सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में इंजीनियरिंग कॉलेज के 4 छात्रों समेत 5 लोगों की मौत हो गई। हादसा दिल्ली लखनऊ हाईवे पर सुबह करीब 8:30 बजे हुआ। हादसा तब हुआ जब कॉलेज जा रहे छात्रों की कार को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। घटना संचीडी थाना क्षेत्र के भौती हाईवे की है। मृतकों में 2 छात्राएं, 2 छात्र और ड्राइवर शामिल हैं। हादसे में कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। सभी शव कार में फंस गए। शवों को कार की छत और दरवाजे काटकर निकाला गया। हादसे की सूचना मिलते ही संचीडी थाना पुलिस, डीसीपी समेत कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। हादसे के बाद करीब 15 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। कॉलेज से करीब 1 किलोमीटर दूर हादसा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क हादसे का संज्ञान लिया। उन्होंने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की है। कानपुर नेशनल हाईवे पर हुआ भीषण सड़क हादसा। पीछे से आ रहे ट्रक की टक्कर से कार हुई क्षतिग्रस्त। कार सवार 5 लोगों की मौके पर हुई मौत। इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र बताए जा रहे कार सवार। पनकी थाना क्षेत्र के भौती हाईवे की घटना है। मुख्यमंत्री ने जनपद कानपुर में हुए सड़क हादसे का संज्ञान लिया। सीएम योगी ने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने घायलों के समुचित उपचार के निर्देश भी दिए हैं। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संजय काला ने बताया कि मृतकों में कार चालक के अलावा 2 युवक और 2 युवतियां हैं जो एक इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थी थे। हादसे के बाद डंपर और ट्राला के चालक मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो ऐसी घटनाएं जो हैं सावधान भी करती हैं, सतर्क भी करती हैं और सुरक्षित चलने की राह भी देती है। और हम सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जो रोड एक्सीडेंट में मरने वालों की संख्या होती है, कई बड़ी बीमारियों से ज़्यादा। लेकिन इस समय एक बड़ी खबर आ रही है बहराइच हिंसा को लेकर बीजेपी अध्यक्ष का बड़ा बयान आया। घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। ये बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो भी दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहराइच हिंसा को लेकर उत्तर प्रदेश की बीजेपी अध्यक्ष का बड़ा बयान। अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट करके कहा था कि सीएम योगी खुद घटना पर लगातार नजर बनाए हुए। भूपेंद्र चौधरी ने यह जानकारी दी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस बहराइच की घटना पर नजर बनाए रखे हुए हैं। बहराइच हिंसा को लेकर बीजेपी अध्यक्ष का एक बड़ा बयान। घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और जो भी दोषी हैं, जो भी लापरवाही करने वाले लोग हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बहराइच की पूरी घटना पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और एक बड़ी बैठक भी कुछ देर पहले हुई थी जिसमें बड़े से बड़े अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि जो भी दोषी है, जिसने भी लापरवाही की है, उसको बख्शा नहीं जाएगा। घटना जो है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और किसी भी प्रकार की लापरवाही करने वाले लोग बख्शे नहीं जाएंगे। ये सारी जानकारी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने दी है। तो देश प्रदेश में इन्हीं खबरों के साथ आज बस इतना ही, लेकिन कल फिर दिन भर की बड़ी खबरों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।